नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरों को आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। 5 के पंच में पहली खबर वंदे मातरम से जुड़ी है। दरअसल 150वीं वर्षी मनाई जा रही है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर वोट चोरी के मसले की है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद के मतदान को लेकर विवाद पैदा हो गया है। वहीं 5 के पंच में तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। कल राहुल गांधी पचमढ़ी का दौरा करेंगे, जहां वो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां धान खरीदी शुरू होने से पहले ही धान खरीदी पर राजनीति शुरू हो गई है। और 5वीं खबर बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी है, जिसकी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि पैसेंजर ट्रेन चला रहे लोको पायलट साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। इसके बावजूद भी उन्हें पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 5 के पंच की ये 5 बड़ी खबरें एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। वंदे मातरम पर भी जमकर सियासत हो रही है, वोट चोरी पर सियासी बवाल जारी है और धान पर भी राजनीति हो रही है। और चलिए 5 के पंच में खबरों में आगे बढ़ते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर वंदे मातरम को लेकर के है। दरअसल 150 साल आज पूरे हो गए हैं और इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। जहां एक और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक मंत्र, एक स्वप्न और एक संकल्प है। ये मां भारती की आराधना है। उन्होंने कहा कि साल 1937 में इस गीत का एक हिस्सा हटाया गया था, जिसने अविभाजन की सोच को जन्म दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया और साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का शुभारंभ किया और सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राष्ट्रीय गीत का अपमान करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता CR केसवन ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बोलों में बदलाव करके सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस गीत से देवी दुर्गा के संदर्भों को कांग्रेस ने हटाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट की। अपनी पोस्ट में एक तरफ उन्होंने जहां वंदे मातरम के साथ कांग्रेस के जुड़ाव के बारे में बताया, तो वहीं बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों संगठनों के दफ्तर में कभी वंदे मातरम नहीं गाया गया। आगे खड़गे ने लिखा कि RSS ने 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, भारत के संविधान का दुरुपयोग किया, बापू और बाबा साहेब आंबेडकर के पुतले जलाए और सरदार पटेल के शब्दों में गांधी जी की हत्या में शामिल रहे। तो वंदे मातरम पर जमकर सियासत हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 150 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और यहां पर वो वंदे मातरम के सामूहिक गान में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी भी जमकर हमलावर है। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है
क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनमन गण। वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल कल ही बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन इस चुनाव में भी वोट चोरी को लेकर के आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि देश में वोट चोरी के आरोपों पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी नेताओं पर 2 अलग अलग राज्यों में वोट डालने का आरोप लगाया है और इसे वोट चोरी का अहम सबूत बताया। आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने दिल्ली और बिहार दोनों चुनावों में वोट डाला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा किया, जिनमें राकेश सिन्हा 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में और 6 नवंबर को बिहार चुनाव में वोट डालते नजर आए। मामले में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने वोटर कार्ड दिल्ली से बिहार के गांव मानसपुर में ट्रांसफर कराया है। उन्होंने कहा कि मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले में है, वहां मेरे परिवार के लोग रहते हैं, वह मेरा स्थायी पता है, संसद में भी यही मेरा स्थायी पता दर्ज है। उन्होंने इसे राजनीति का निचला स्तर बताते हुए कहा कि यह आरोप झूठे और मानहानि के योग्य है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसेरपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार के मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। तो राकेश सिन्हा के वोटिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान भी राकेश सिन्हा ने दिल्ली में वोट किया और उसका उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया था, जिसे आम आदमी पार्टी और आरजेडी जो है वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट करना और इसके बाद 6 नवंबर को बिहार में वोट करना, और इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद ने जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि वो विपक्षी द्वारा उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनका स्थायी पता बिहार के बेगूसराय में है और वो विपक्षी दलों पर मानहानि के दावे भी कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यह स्क्रीनशॉट शेयर किया है और बताया है कि किस तरीके से फरवरी में उन्होंने दिल्ली में वोट दिया और इसके अलावा बेगूसराय में वोट दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से जुड़ी है, जहां पर राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। दरअसल जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण का शिविर चल रहा है पचमढ़ी में और इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं। जिला संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये
कल खास दिन रहेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ डिनर करेंगे और गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बता दें कि 8 नवंबर को राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आएंगे। दोपहर 2:30 बजे वे हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे और फिर रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद 3 घंटे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे। यहां जान लें कि राहुल रात में रविशंकर भवन में ही रुकेंगे। तो राहुल गांधी का पचमढ़ी का दौरा कल होने वाला है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और वो इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर के जिलाध्यक्षों को किस तरीके से काम करना है, कांग्रेस को उसके संगठन को मजबूत करना है, इस पर मंत्र देते नजर आएंगे। रविशंकर भवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे भोपाल से पचमढ़ी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। इस दौरान वो कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ डिनर करेंगे और गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पचमढ़ी से हमारे सहयोगी सादिक अली फोन लाइन पर मौजूद हैं। सादिक अली, क्या कुछ दौरे को लेकर जानकारी है, राहुल गांधी के दौरे को लेकर? जी हाँ, कल राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं और वे पहले तो विशेष विमान के जरिए दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो पचमढ़ी आएंगे और पचमढ़ी में एक महात्मा गांधी की प्रतिमा है जिसका अनावरण उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी ने किया था, तो उस पर माल्यार्पण वो पहले करेंगे। तो पचमढ़ी के लिए और राहुल गांधी के लिए खासकर ये काफी एक ऐतिहासिक पल रहने वाला है कि उनके पिता ने जिस महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया उस पर वे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद कल जिला अध्यक्षों के फैमिलीज को उन्होंने बुलाया है और सारे जिला अध्यक्षों की फैमिली के साथ वह डिनर करने वाले हैं। तो ये एक राजनीतिक चैनल को देखें तो एक बड़ा बदलाव हम कांग्रेस की नीति में देख रहे हैं कि सिर्फ जिला अध्यक्षों से संवाद नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने ये पहल की है कि वह डिनर में जिला अध्यक्षों की फैमिली के साथ संवाद करेंगे। तो देखना होगा कल इन सब चीजों से क्या रिजल्ट निकलने वाला है। राहुल गांधी की आने की तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। बिल्कुल, तो कल बेहद अहम रहने वाला है। कितना अहम है सादिक, क्योंकि जिला अध्यक्षों का ये प्रशिक्षण शिविर है, किन किन बातों पर कांग्रेस पार्टी फोकस करने वाली है ताकि जिला अध्यक्ष अपने जिले में कांग्रेस को मजबूत करे? क्या रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, इस कार्यशाला के दौरान गांव के ग्राम भ्रमण पर काफी जोर दिया गया है। करीबन 2 दिन सारे जिला अध्यक्षों ने ग्रामों में बिताया है और जमीनी स्तर पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी योजनाएं लागू की जा रही है तो क्या उनका फायदा ग्राम वासियों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, अंतिम पंक्ति तक वह सारी योजनाएं पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और एक पूरा डेटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक कल 7वां दिन होगा इस कार्यशाला का, तो 6 दिनों का डेटाबेस जो है वो लेकर सभी राहुल गांधी के साथ बैठेंगे। करीबन 2 से 3 घंटे का सेशन राहुल गांधी लेने वाले हैं। देखिए, अगर हम जिल्द दर जिल्द देखें तो बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी के पास भी एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है। तो उस नई ऊर्जा के साथ जब वे कल पचमढ़ी आएंगे और जिला अध्यक्ष के साथ वो बैठेंगे तो आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी सारी तैयारियां और काफी सारी तैयारियां करना और पार्टी किस तरीके से मध्य प्रदेश में मजबूत हो, इस पर फोकस रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सादिक अली तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।
और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करेंगे। चौथी खबर, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां पर 15 नवंबर से धान की खरीदी भी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं बीजेपी इससे इनकार कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी के लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। सरकार ने इस बार प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुगम बनाने नया मोबाइल ऐप टोकन तुहर हाथ लॉन्च कर रही है। इससे छोटे और बड़े किसानों को फायदा मिलेगा। छोटे किसानों को 2 टोकन, बड़े किसानों को 3 टोकन मिलने में आसानी होगी। वहीं एग्रीस्टेक पोर्टल में भी किसानों का पंजीयन इस बार कराया जा रहा है। इसमें 26,49,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछली सीजन से 1 लाख अधिक है। किसानों का डाटाबेस तैयार कर सरकार इस सुविधा का डिजिटलीकरण करने के प्रयास में है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस साल 1 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि इस साल 1 लाख ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। पिछले साल से 1 लाख ज्यादा किसानों का मतलब इस साल पंजीयन हुआ है। तो कहीं से भी किसी का रकबा या ये सब कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी की शिकायत है तो संबंधित अधिकारी को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पत्र में जिक्र। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी पर चिट्ठी लिखी है। 11,000 करोड़ की हानि की आशंका जताई है। 2023-24 में खरीदी केंद्रों में अनियमितता का उल्लेख है। 2024-25 में खरीदी केंद्रों में 6,85,291 क्विंटल मूल्य 274 करोड़ की क्षति का दावा है। संग्रहण केंद्रों में 24,09,979 क्विंटल धान खराब, 964 करोड़ की क्षति का दावा। 2024-25 में अतिशेष चावल केंद्रीय पुल में नहीं लिए गए। 2 करोड़ 20 लाख क्विंटल धान का विक्रय लागत से अधिक मूल्य पर करना पड़ा। 4,400 करोड़ की हानि होना पत्र में बताया। पत्र में केंद्र सरकार से कई मदों में कम दर पर राशि प्राप्त होना बताया। धान पर ब्याज और अतिरिक्त आर्थिक भार आने पर प्रति क्विंटल 200 रुपए की हानि होना कहा। विगत 2 साल में हानि की राशि 5400 करोड़ होना बताया गया। नेता प्रतिपक्ष का पत्र सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वहीं इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खारिज करते हुए निराधार बताया। करीबन 10 से 12 हजार करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। इस चीज को हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आ रहे हैं। देखिए, नुकसान होना एक बात है, पर यह भ्रष्टाचार का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। बारिश के कारण, अन्य कारणों से और धान की बिक्री करने के कारण से कोई बात है तो वो अलग है, पर भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद और निराधार है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के चलते पहले एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने घोटाले की जांच की मांग कर दबाव बनाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ धान का रकबा कटने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जबकि सरकार के लिए प्रदेश में 1 लाख किसानों का अतिरिक्त पंजीयन बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में ये देखना होगा कि महंत की मांग पर शासन क्या निर्णय करता है। धान का रकबा कम होने को लेकर कांग्रेस क्या प्रमाण दे पाती है, इस पर भी नजर होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। अंतिम खबर बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी है। दरअसल बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी मामले में एक रिपोर्ट आई है और इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि खुलासे के बाद SCCR प्रबंधन फिर से कटघरे में है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस लोको पायलट विद्यासागर को मेमू लोकल ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह रेलवे के अनिवार्य साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल था। बावजूद इसके अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी। पैसेंजर ट्रेन चलाने में के लिए ये टेस्ट पास करना जरूरी है। रेलवे प्रशासन ने इस कदम से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिलासपुर में मंगलवार को ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और अब इस पूरे मामले में जो जांच रिपोर्ट आई है उसने
बेहद अहम खुलासे किए हैं। खुलासे के बाद SCCR पर सवाल उठ रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में उपयुक्त नहीं थे ड्राइवर, जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रेलवे के अनिवार्य साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुके थे, बावजूद इसके अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी। जांच में ये खुलासा हुआ है। ट्रेन चलाने के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है, लेकिन वो इस टेस्ट में पास नहीं थे। लोको पायलट विद्यासागर को प्रमोशन दिया गया था और प्रमोशन के जरिए ही वो पैसेंजर ट्रेन चला रहे थे। एप्टीट्यूड टेस्ट में उपयुक्त नहीं थे विद्यासागर और इसके बावजूद भी उन्हें इस ट्रेन को चलाने की अनुमति दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए ये टेस्ट पास करना जरूरी है। रेलवे प्रशासन के इस कदम से सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोको पायलट विद्यासागर को प्रमोशन मिला था, इससे पहले वो मालगाड़ी चला रहे थे। तो इस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रेलवे की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। तो ये बेहद अहम खुलासा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे लोको पायलट विद्यासागर। कटघरे में SCCR प्रबंधन है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल लोको पायलट को कैसे ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई, ये बड़ा सवाल है। लोको पायलट को कैसे प्रमोशन देकर दे दी थी पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर यह अहम खुलासा। एप्टीट्यूड टेस्ट में फिट नहीं हो पाए थे लोको पायलट विद्यासागर। शुरुआती जांच में दोषी पाए गए हैं लोको पायलट विद्यासागर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लोको पायलट का उनका भी जान चला गया इस हादसे में। ट्रेन हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की मौत हो चुकी है। ट्रेन हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। रेलवे प्रशासन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे लोको पायलट, इसके बावजूद भी उन्हें पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई थी। दरअसल पैसेंजर ट्रेन चलाने से पहले उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होता है और उसमें पास होने के बाद ही आपको ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वो इस टेस्ट में फेल हो चुके थे। इसके बावजूद भी उन्हें पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो बिलासपुर रेल हादसा, इस पूरे मामले में अहम खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में लोको पायलट दोषी पाए गए हैं। ट्रेन हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की भी मौत हो चुकी है। ट्रेन हादसे में कुल 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से रेलवे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं। जिसके बाद से इस पूरे मामले में जांच टीम को बिलासपुर भेजा गया। टीम ने पूरे मामले की जांच की और शुरुआती जो जांच रिपोर्ट आई है वो बताती है कि लोको पायलट ने एक टेस्ट पास नहीं किया था, इसके बावजूद भी उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई थी। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है और आगे देखिए 36 शहर 36 खबर हमारे सहयोगी सचिन पाटिल के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा।